आज की हमारी क्लास का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है अध्याय 9 आगम या संप्राप्ति की धारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है, कॉस्ट का जस्ट अपोजिट होता है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट हमने पढ़ा था कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में उद्योगपति को जो भी खर्चा उठाना पड़ता है, उन सब का जोड़ है वो उसकी लागत कहलाता है। तो आगम है या रेवेन्यू, वो बिल्कुल इसका उल्टा है। वे किसी भी उत्पाद को बेचने से उत्पादक को जो भी इनकम प्राप्त होती है का आगम कहलाता है। तो पढ़ते इसका अर्थ और परिभाषा पढ़ते हैं। आगम से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म का आगम कहा जाता है। यहीं से हमारी लागत की धारणाएं, जो लागत की परिभाषा, वो भी यहीं से निकल रही है कि भी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक फर्म को जो भी खर्च उठाना पड़ता है वो उस फर्म की लागत कहलाता है। तो परिभाषा से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा आगम है लागत से मिलता जुलता है। जिसको लागत समझ में आ गई, ये समझ लो एक बार पढ़ते ही, एक बार सुनते ही उसको आगम भी बिल्कुल क्लियर हो जाना है। तो अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। डूले ने आगम की परिभाषा देते हुए कहा है, एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाले मौद्रिक प्राप्तियां हैं। तो किसी एक फर्म जो उत्पादन कर रही है उसकी बिक्री से उसे जो धन प्राप्त होता है उसे उस फर्म का आगम कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री प्रतिदिन 1000 आइसक्रीम बनाकर बेचती है। इन आइसक्रीम को बेचने से उसे 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो अर्थशास्त्र में इन 2000 रुपयों को उस फर्म का आगम कहा जाएगा। ये इसको थोड़ा सा और स्लाइटली चेंज कर सकते हैं कि एक जो फर्म है एक्स, वो कोई वस्तु बनाती है 100 और एक वस्तु का जो रेट है वो है 10 रुपये। तो उस फर्म का कुल आगम कितना हो जाएगा? 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपये। ये क्या कहलाएगा? ये उस फर्म का कहलाएगा रेवेन्यू या आगम। तो लागत की तरह आगम की भी तीन धारणाएं होती, तीन कंसेप्ट होती हैं। कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। लागत में भी हमने पढ़ा था कि ये तीन होती हैं, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि लागत और आगम बिल्कुल एक जैसे पार्ट है। अगर आपको लागत समझ में आ जाता तो आपको आगम समझ में आ जाएगा, अगर आपको आगम समझ में आ जाता तो आप लागत आसानी से समझ सकते हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कुल आगम के बारे में। कुल आगम को हम इंग्लिश में टोटल रेवेन्यू या शॉर्ट में TR के नाम से जानते हैं, यानी कि TR टोटल रेवेन्यू। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे उस फर्म का कुल आगम कहा जाता है। मान लीजिए यदि वो जो फर्म थी वो 1000 आइसक्रीम 50 रुपये प्रति आइसक्रीम की दर से बेचती है, तो इस फर्म की जो कुल आगम है वो 50,000 रुपये हो जाएगा। कुल आगम को हम कैसे ज्ञात करते हैं? कुल आगम को ज्ञात करने का हमारा सूत्र है, जो हमारे उत्पादन की मात्रा है उसको प्रति इकाई कीमत से हम गुणा कर देते हैं। यानी तो TR इक्वल टू क्वांटिटी इंटू में प्राइस। भाई 10 रुपये की एक चीज है, 100 चीज हमने बेच दी तो हमें कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये हमें क्या कहलाएंगे? कुल आगम। डूले ने TR की परिभाषा देते हुए, TR मतलब टोटल रेवेन्यू, TR की परिभाषा देते हुए कहा है कि कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री राशि, प्राप्ति या आगम का जोड़ है। भाई जो फर्म जो भी वस्तु का उत्पादन करती है उसकी बिक्री से उसे जो भी पैसा प्राप्त होता है या जो भी आगम प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारा कुल आगम। तो ये थी हमारी कुल आगम की धारणा। अब हम बात करेंगे सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम शॉर्ट में MR के नाम से जानते हैं। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में जो आपकी मेन हेडिंग होते हैं, जो मेन डेफिनेशन होती हैं, जो मेन शब्दावली होती है, उसका इंग्लिश मीनिंग जरूर याद करें, क्योंकि हिंदी में कई बार ये लेंथी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे तो आपको लंबे लंबे शब्दावली मिलेगी, जैसे साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद, ये है एक हिंदी का नाम, जो आप जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र करेंगे तब इस तरह की शब्दावली आपके आगे आएगी, साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद। जबकि हम इसको इंग्लिश में बोले तो हम इसको सिंपली बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो कई बार जो इंग्लिश का प्रयोग है वो आपके लिए सुविधाजनक होगा और आपको समझने में भी सहायता होगी। सीमांत आगम से अभिप्राय है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई बेचें तो कुल आगम में होने वाला परिवर्तन, अर्थात एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने या एक इकाई कम बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। कैसे? एक फर्म ने 10 इकाइयां बेच के 500 रुपये का आगम है वो प्राप्त किया। जब उसे 11वीं इकाई बेची तो उसका जो कुल आगम है वो 510 रुपये हो गया। तो इस 11वीं इकाई जो इसने एक्स्ट्रा बेची तो उसके कुल आगम में कितना अंतर आया? 10 रुपये का। तो ये 10 रुपये क्या है? हमारी मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि MR। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। फर्ग्यूसन ने MR की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। सीमांत आगम को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? कुल आगम में परिवर्तन बटे में बेची गई मात्रा में परिवर्तन। तो MR इक्वल टू डेल्टा TR बटे में डेल्टा Q। इस जो ये त्रिकोण जैसा साइन है इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में डेल्टा बोला जाता है और इसका अर्थ है में परिवर्तन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है में परिवर्तन। तो डेल्टा TR यानी कि TR में परिवर्तन, डेल्टा Q यानी कि क्वांटिटी में परिवर्तन। इसका एक दूसरा फार्मूला और है TRN माइनस में TRN माइनस में 1। वही लागत वाला ही सूत्र है हमारा, जहां हम C वर्ड यूज करते थे कॉस्ट के लिए, यहां पर हम R वर्ड यूज कर रहेंगे रेवेन्यू के लिए। बाकी सारी चीजें हमारी वही लागत वाली ही हैं। तो TRN माइनस में TRN माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि 11वीं इकाई का TR में से 10वीं इकाई का जो TR है वो हम घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि MR। अब इसको एक उदाहरण से भी समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की 10 इकाइयां बेचने से कुल आगम 1000 होता है। जब हम 11वीं इकाई बेच देते हैं तो कुल आगम बढ़कर 1100 रुपये होगा। तो आगम में कितना परिवर्तन हुआ? 1100 में से 1000 घटा दिए तो 11वीं इकाई का सीमांत आगम है वो हमारा 100 रुपये होगा। तो ये है हमारी सीमांत आगम की धारणा। इसके बाद हम पढ़ेंगे औसत आगम की धारणा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें से एक एक दो नंबर के हमारे कई प्रश्न हैं वो निकल रहे हैं औसत आगम में से। औसत आगम जिसे हम इंग्लिश में एवरेज रेवेन्यू या शॉर्ट में AR के नाम से जानते हैं। औसत आगम से अभिप्राय है उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आगम। यदि कुल आगम 1000 रुपये है, कुल हमने 100 वस्तुएं बेची हैं तो औसत आगम है वो 10 रुपये होगा। तो कहना मतलब जितना भी हमने उत्पादन बेचा है, जो उत्पादन हमने बेचा है बटे में जितनी हमने उसकी मात्रा बेची है तो उन दोनों को भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्रति इकाई आगम। औसत आगम का जो सूत्र के रूप में कुल आगम, भाई हमें टोटल जितनी भी इनकम प्राप्त हुई है वो बटे में हमने बेची गई मात्रा, जितनी भी इनकम हमने मतलब जितनी भी इकाइयां हमने बेची, भाई हमें कुल 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं फर्म को और उसने कुल 10,000 इकाइयां हैं वो किसी चीज की बेची हैं। तो जो औसत आगम है वो होगा प्रति इकाई 5 रुपये। तो प्रति इकाई आगम को ही औसत आगम कहा जाता है। अतः औसत आगम वह दर है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। दर को हम इंग्लिश में आसान और भी आसान शब्द से जानते हैं यानी रेट, यानी वह रेट है जिस पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं। दर क्या है?
निश्चित रूप से किसी वस्तु की कीमत को दर कहा जाता है, इसलिए औसत आगम को वस्तु की कीमत भी कहा जाता है। ये है हमारा 1 नंबर का पहला सवाल। एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल्स टू प्राइस होता है। इस सूत्र को आप याद रखेंगे। मैकडॉनल्ड के अनुसार किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम है वो औसत आगम कहलाता है। ये हो गया हमारा छोटा सवाल। एक दूसरा, औसत आगम क्या होता है? प्रति इकाई आगम ही औसत आगम है वो हमारा कहलाता है। अब हम इसकी व्याख्या एक टेबल्स की सहायता से करते हैं और इनके बीच में जो संबंध है वो एक दूसरे को देखते हैं भी ये एक दूसरे से जो तीनों प्रकार के आगम है वो कैसे जुड़े हुए हैं। हमें उत्पाद दे रखा, उत्पादन की इकाइयां दे रखी, मात्रा दे रखी, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। 1 2 3 4 5 इकाइयां हमें दे रखी हैं। जो कीमत है वो प्रति इकाई 10 है। तो कुल आगम जितनी इकाइयां हमने बेची उसको कीमत से गुना करते। भाई हमने 10 रुपए पर 1 इकाई बेची तो कुल आगम हो गया 10। 10 रुपए के रेट से हमने 2 इकाइयां बेच दी तो 20। 10 रुपए के रेट से हमने 3 इकाइयां बेची तो हमारा कुल आगम कितना हो जाएगा? 30 40 50। तो ये है हमारा कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू। जो हमारी कीमत होती है, हमने अभी पढ़ा कि कीमत ही हमारा क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इक्वल टू AR। उसके बाद सीमांत आगम। सीमांत आगम निकालने का हमें सूत्र पता है। पहली इकाई का जो ये कुल आगम होता है वही हमारा सीमांत आगम होता है। उसके बाद अगली इकाई में से पिछली इकाई का घटा देंगे। अब जैसे दूसरी इकाई का हमने सीमांत आगम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 20 में से इसे पिछली इकाई 10 घटा देंगे तो हमारा सीमांत आगम हो गया 10। इसी तरह तीसरी इकाई का सीमांत आगम ज्ञात करने के लिए तीसरी इकाई के कुल आगम में से दूसरी इकाई का कुल आगम घटा देंगे तो 30 में से 20 गया 10 10। इस तरह से ये हो गया हमारा सीमांत आगम। सीमांत आगम का हमारा सूत्र होता है TR n माइनस में TR n माइनस 1। यानी कि सपोज हमने 5वीं इकाई का हमने ज्ञात करना है तो 5वीं इकाई का जो टोटल रेवेन्यू उसमें से चौथी इकाई का टोटल रेवेन्यू हम घटा देंगे। तब हम तीनों के बीच में संबंध को स्पष्ट करते हैं। जो हमने चीजें याद रखनी है इन सभी अभी अगले जो 2 स्लाइड में हम जो भी सीखेंगे इन सब का प्रयोग जो रेवेन्यू के जब हम न्यूमेरिक सवाल करेंगे तब इनका प्रयोग होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको सीख लेंगे। चाहे तो आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट TR है। TR को हम औसत आगम और क्वांटिटी की गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी को गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, मैं सारे को दोबारा लिख देता हूं। जो किसी वस्तु की कीमत है और जो हमने मात्रा बेची है उन दोनों की गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? TR। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। जो हमारा औसत आगम है उसको क्वांटिटी से गुणा कर देंगे तो भी हमारा ये टोटल रेवेन्यू है वो प्राप्त हो जाएगा। या फिर समीशन MR जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको हम जोड़ते जाएंगे तो भी हमें टोटल रेवेन्यू वो प्राप्त हो जाएगा। इन सूत्र को फिलहाल हम याद करेंगे। इनका जो प्रयोग है जब हम न्यूमेरिक सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद बात करते हैं औसत आगम। औसत आगम बड़ा आसान है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हम टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेते हैं तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह यदि हम टोटल रेवेन्यू हमें एक बार प्राप्त हो जाता है तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमें औसत आगम निकालना है तो औसत आगम को कैसे निकालेंगे? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू जो टोटल रेवेन्यू है उस क्वांटिटी से भाग देकर हम औसत आगम हो वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद सीमांत आगम। सीमांत आगम बिल्कुल आसान है। TR n माइनस में TR n माइनस 1। जैसे हम 5वीं इकाई का ज्ञात करना चाहते हैं तो 5वीं इकाई का कुल आगम में से 4 इकाइयों का कुल आगम हो सीमांत आगम हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक चीज को ध्यान रखना है कि जब औसत आगम स्थिर होता है तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। इस उदाहरण को देखें तो औसत आगम है वो हर एक में 10 है और सीमांत आगम भी 10 है। यदि औसत आगम अलग अलग होगा तो हमारा सीमांत आगम भी अलग अलग होगा। अभी इसी संबंध को थोड़ा और आगे सीखते हैं। चौथा रूल है हमारा, जो चौथा पॉइंट है MR क्या होता है?
एमआर किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि होता है। तो ये सारे हमारे एक एक नंबर के सवाल बन रहे हैं, हमारे सूत्र बन रहे हैं, तो इनको थोड़ा याद कर लेंगे। यदि कीमत स्थिर रहती है तो ए आर और एम आर स्थिर रहते हैं। और छठा हमारा पॉइंट है, स्थिर एम आर से अभिप्राय है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में स्थिर दर से वृद्धि होगी, अर्थात कुल आगम में स्थिर समान दर से वृद्धि होगी। इस उदाहरण में हम देख पा रहे हैं जो हमारी कीमत है या औसत आगम है वो स्थिर है, तो कुल आगम में जो वृद्धि है वो भी स्थिर है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सीमांत आगम वो भी हर एक इकाई का 10, 10, 10 है। तो जहां प्राइस स्थिर होगा वहां कुल आगम में वृद्धि स्थिर होगी, सीमांत आगम भी स्थिर होगा। अगर ये अलग अलग हो जैसे 10, 9, 8, 12, 15, तो ये सब भी सारे अलग अलग है हो जाएंगे। इन सभी चीजों को विस्तार से हम जब न्यूमेरिक सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। क्या एम आर शून्य हो सकता है या माइनस में हो सकता है? कई बार इसी सवाल को बदल के वो एम आर की जगह ए आर पूछ लेता है पेपर वाला, यानी क्या औसत आगम शून्य या ऋणात्मक यानी माइनस में हो सकता है। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि एम आर है वो शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे, जो एम आर होता है मार्जिनल रेवेन्यू, वो माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, परंतु जो औसत आगम है न तो शून्य हो सकता है और न ही माइनस में आ सकता है। इन दोनों में ये अंतर है कि जो एम आर है वो शून्य और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी सीमांत आगम शून्य और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन औसत आगम कभी भी, जो औसत आगम है वो कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमने उत्पादन की क्वांटिटी दे रखी है 1, 2, 4, 5, हमने बीच में ऐसे रैंडमली ले लिए। उसके बाद हमने कीमत या औसत आगम दे रखा है 100, 80, 40, 30। तो हम कुल आगम देख रहे हैं। कुल आगम ज्ञात करने के लिए क्या करता है, ये उत्पादन की मात्रा को प्राइस से गुणा कर देते हैं, यानी कि पी क्यू इंटू में पी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो 100 गुना 1 टोटल रेवेन्यू हो गया हमारा 100, 2 गुना 80 हमारा टोटल रेवेन्यू होगा 160, 4 गुना 40 टोटल रेवेन्यू होगा हमारा 160, 5 गुना 30 टोटल हो गया हमारा 150। अब हम ज्ञात करते हैं सीमांत आगम। सीमांत आगम ज्ञात करने के लिए पहली इकाई में से उसे पिछली इकाई को हम घटा देते हैं। तो यहाँ इससे पहले कुछ भी नहीं, तो 100 का, तो याद रखना जो हमारी पहली इकाई होती है उसका कुल आगम है या सीमांत आगम हो कुल आगम के बराबर होता है। दूसरी इकाई का सीमांत आगम में से पहली का हम घटा देंगे, 60 में से 100 गए तो दूसरी इकाई का सीमांत आगम आ गया 60। तीसरी इकाई का 160 में से 60 माइनस कर दिए तो आ गया 0। पांचवी इकाई का, यदि हम 5 इकाइयों का उत्पादन करें तो 150 में से 160 घटा देंगे तो हमारा सीमांत आगम आ गया माइनस में 10। तो यहाँ सिद्ध होता है इस टेबल से कि जो सीमांत आगम है वो शून्य हो सकता है, सीमांत आगम है वो माइनस में भी आ सकता है। तो अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता ये क्या है, ये हम आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। ये आपके बाजार के प्रकार हैं। ये आपका बाजार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। सबसे पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता, उसके बाद एकाधिकारी। ये एकाधिकारी प्रतियोगिता हमारा तीसरा बाजार है। जब कीमत कम होती है तो सीमांत आगम है वो शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। जब एम आर शून्य होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू शून्य होता है, यानी इस इकाई पर टी आर बढ़ना बंद कर देता है, इसलिए एम आर शून्य हो तो टी आर अधिकतम होता है। इस टेबल से भी देखते हैं, यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू 100, फिर 160, फिर 108, फिर 150। तो जब एम आर 0 होता है तो हमारा कुल आगम है वो अधिकतम होता है। जब एम आर यानी कि सीमांत आगम माइनस में हो जाए तो टी आर है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखें हम चौथी इकाई से जब 5वीं इकाई पे जा रहे हैं और कुल आगम है वो घटना शुरू हो गया है। चौथा, जब एम आर कम हो रहा है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप टी आर में पहले से कम वृद्धि होती है, इसलिए टी आर वो घटते दर से बढ़ता है। इसकी व्याख्या हम आगे जो हम ग्राफ सीखेंगे उससे आपके बड़े आसानी से हो जाएगी। अब इन सब सारी चीज़ों को एक बार शॉर्ट में नट शेल में बोलते हैं, आराम से पढ़ते हैं शॉर्ट में।
कुल आगम को ज्ञात कर सकते हैं हम औसत आगम क्वांटिटी की गुना करके, या एमआर को लगातार जोड़ते जाएं तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा हमारा है जो प्राइस है उसकी क्वांटिटी से गुना कर देंगे। हालांकि हमें पता है कि जो प्राइस को ही ए आर कहा जाता है। औसत आगम ज्ञात करने के लिए कुल आगम को बिक्री की मात्रा से हम भाग कर देते हैं। तीसरा है हमारा सीमांत आगम। सीमांत आगम का ज्ञात करने का हमारा फार्मूला है, ये टी सी नहीं होगा यहाँ पर भाई, टी आर होगा, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। अब हम बात करते हैं इन तीनों के बीच में संबंध, इनके जो वक्रों के बीच में संबंध है वो पढ़ते हैं। जब टी आर बढ़ता है तो एम आर भी बढ़ता है। जब टी आर स्थिर दर पे होता है तो एम आर भी स्थिर हो जाता है। जब टी आर घटता है तो एम आर भी घट जाता है। अब इस संबंध को हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब एम आर बढ़ता है तो टी आर बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एम आर स्थिर होता है तो टी आर स्थिर दर से बढ़ता है। जब एम आर घटना शुरू कर देता है तो टी आर वो घटती दर से बढ़ता है। अगला पॉइंट हमारा 7वां पॉइंट, जब टी आर अधिकतम होता है तो एम आर शून्य होती है। इस बात को दूसरे शब्दों में बोल लूँ, ये हमारे एक नंबर के सवाल हैं, ये पेपर में सवाल ही यही आएंगे कि जब एम आर शून्य होता है तो टी आर कितना होता है, अधिकतम, घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है या स्थिर रहता है। कि जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। चाहे इस बात को उल्टा घुमा लो कि जब टी आर अधिकतम होता है तो पेपर में सवाल दोनों तरीके से आ सकता है कि जब टी आर यानी कि कुल आगम, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो एम आर क्या होगा, तो इसका जवाब है शून्य। अब इस सवाल को घुमाते हैं कि जब एम आर शून्य होता है तो टी आर कितना होगा। ऑप्शन में आ जाएगी टी आर घटता है, टी आर बढ़ता है, टी आर स्थिर रहता है, टी आर अधिकतम होता है। चूज करेंगे कि टी आर है वो अधिकतम होता है। जब टी आर घटता है यानी कुल आगम जब घटने लग जाता है तो एम आर है वो माइनस में होना शुरू। जब एम आर माइनस में आना शुरू हो जाता है तो कुल आगम है वो घटने लग जाता है। जब ए आर घटता है तो एम आर ए आर रेखा के नीचे होता है। जब जो हमारा कुल आगम जब घटता है, ए आर घटता है, तो हमारा सीमांत आगम है वो भी घटना शुरू हो जाता है और ये इससे नीचे होता है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। जो सीमांत है, सीमांत आगम हो चाहे सीमांत लागत, वो नकलची होता है। अगर औसत आगम घट रहा है तो उससे ज़्यादा घटेगा, अगर औसत आगम बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर औसत आगम हम बढ़ते की दशा दिखाएं, ये हमारा औसत आगम है वो बढ़ रहा है तो सीमांत आगम इससे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी इसको आगे रहने का शौक है। चाहे बढ़े तो आगे रहेगा, यदि घटे तो भी ज़्यादा घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब ए आर स्थिर रहता है तो ए आर इक्वल्स टू एम आर, यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है और ये दोनों ही ओ एक्स के समानांतर होते हैं। वैसे जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो हमारा ए आर कर्व है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर प्राइस, औसत आगम और सीमांत आगम तीनों ही इसी वक्र पर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। ये होता हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पीसीएम, और ये है हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इनको बारे में विस्तार से जब हम इन पाठों को करेंगे तब समझेंगे। 11वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ए आर सदैव धनात्मक रहता है, यानी औसत आगम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भले ही 0.5 क्यों ना हो लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा। यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। परंतु सीमांत आगम धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन की ओर बात करते हैं। औसत आगम शून्य केवल उसी अवस्था में हो सकता है जब सारी वस्तु है फ्री में ही बांट दी जाए, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। भाई कोई फैक्ट्री 1000 इकाइयाँ बनाती है तो हो सकता है उसमें से 100 इकाइयाँ फ्री सैंपल के रूप में बांट दे। तो हमें एक बड़ा बढ़िया उदाहरण अभी हमारे पास आया। अभी जैसे जियो मोबाइल की आई थी, जब जियो की जब सिम आई थी शुरू में तो ये फ्री में थी, लगभग 2 साल ये फ्री में ही रही। परंतु कोई भी चीज़ हमेशा के लिए फ्री नहीं होती। इन्होंने अपने प्लान बढ़ाने शुरू किए थे, 100 रुपये से शुरू हुए थे, अभी मेरे ख्याल से 600 रुपये तक के प्लान हो गए हैं। तो याद रखेंगे औसत आगम शून्य सामान्य हालात में नहीं हो सकता, केवल एक ही हालात में हो सकता है। जब फैक्ट्री जितनी भी इकाइयाँ बनाए, 10 इकाइयाँ बनाए तो 10 फ्री में दे दे, 100 इकाई बनाए तो 100 फ्री में दे दे, 1000 बनाए तो 1000 फ्री में बांट दे ले। परंतु वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं होता।
तो इसलिए कहा जाता है कि AR यानी औसत आगम है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। ये भी एक अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का सवाल बनता। औसत आगम को फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है। जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है उसे फर्म का मांग वक्र यानी डिमांड कर्व है वो भी कहा जाता है। इस ये जो ग्राफ है OX, इस ग्राफ को हमने 2 भागों में बनाया है। हम चाहे तो इसको एक ही ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं फिलहाल समझने के लिए। और वो कहते हैं ना प्रैक्टिकली हम इसको परंपरा से हम इसको 2 ही ग्राफ पार्ट में बनाते आ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, परंतु दोनों ग्राफ हैं वो एक साथ बनेंगे। OX अक्ष पर हम उत्पादन को दर्शाते हैं, OY अक्ष पर हम दिखाते, यहाँ पर नीचे वाले में दर्शाएंगे औसत आगम और सीमांत आगम, और जबकि ऊपर वाले OY अक्ष पर हम दिखाते हैं, शो करते हैं रेवेन्यू। ये हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कर्व है वो हमारा जैसे उल्टे यू का आकार का होता है। मैंने बताया था कि रेवेन्यू है हमारा लागत वाला जो पार्ट है, कॉस्ट वाला पार्ट है, बिल्कुल उसका उल्टा पार्ट है। मिरर में जैसे शीशे में हम कोई अक्षर लिखते हैं RAM लिखते हैं तो हमें मिरर में ये हमें कैसे दिखाई देगा, मिरर में हमें ये दिखाई देगा ऐसे। तो इसको एक को मान लो कॉस्ट और एक को मान लो आप रेवेन्यू, तो बिल्कुल एक जैसे है, मिरर इमेज है। हमने पढ़ा था कि लागत वक्र है वो यू आकार की होती हैं, तो रेवेन्यू कर्व क्या होंगे, उल्टे यू आकार के। औसत आगम प्रति का कुल आगम है वो पहले हमारा बढ़ता है क्योंकि फर्म को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, कारक के बढ़ते प्रतिफल हैं वो प्राप्त होते हैं, या घटती लागत का नियम है वो प्राप्त होता है। एक अधिकतम बिंदु के जाने के बाद है ये घटना शुरू, स्थिर होकर घटना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ वो घटना जाता है। तो ये है हमारा TR कर्व। आमतौर पर हम इसको केवल, जैसे मैं एक अलग से बना के दिखाऊं, इतना ही दर्शाते हैं। इसको हम कभी भी इस OX अक्ष के टच नहीं करते क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि औसत आगम कभी भी शून्य नहीं। तो भी हम पढ़ेंगे कि कब ये OX अक्ष को टच करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक अधिकतम बिंदु के बाद है वो TR वो घटना शुरू कर देता है। तो वो अधिकतम बिंदु कहाँ होता है, अधिकतम बिंदु वहाँ होता है जहाँ हमारी MR है शून्य हो जाते। तो हम MR कर्व इस तरीके से बनाएंगे कि जहाँ ये शून्य हो जाए वहीं से हम एक लाइन नीचे डाल के इसको बनाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी में पढ़ते हैं, तीनों के बीच में संबंध पढ़ते हैं। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि कुल आगम बिंदु O से B तक बढ़ रहा है। ये हमारा बिंदु O है, यहाँ ये हमारा बिंदु B है, यहाँ तक ये बढ़ रहा है। बिंदु B पर जब कुल आगम अधिकतम हो जाता है तो सीमांत आगम शून्य होता है, या इसको उल्टा बोल लो कि जब सीमांत आगम शून्य होता है तो वहां कुल आगम वो अधिकतम होता है। बिंदु B के पश्चात कुल आगम वक्र नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु की अधिक इकाइयां बेचने पर भी कुल आगम वो लगातार कम हो रहा है। इस अवस्था में सीमांत आगम वो ऋणात्मक हो जाता है यानी माइनस हो जाता है। अब हम करते हैं नीचे वाले ग्राफ की व्याख्या। रेखा चित्र में औसत आगम यानी AR और सीमांत आगम यानी MR का ढलान है वो नीचे की तरफ होता है। इससे सिद्ध होता है कि उत्पादन की अधिक मात्रा का विक्रय करने के फलस्वरूप केवल औसत आगम बल्कि सीमांत आगम भी कम होता जाता है। उत्पादन की M इकाइयों पर सीमांत आगम वो शून्य हो जाता है। तो ये जो हमारा बिंदु है इसको हम M के नाम से डिनोट कर सकते हैं, Q भी बोल सकते हैं इसको। उससे अगली इकाई पर जो हमारा सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है। जब औसत आगम और सीमांत आगम दोनों गिर रहे हैं तो सीमांत आगम और औसत आगम से कम होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि जब दोनों ही डाउन में हो तो सीमांत आगम ज्यादा नीचे होता है। सीमांत आगम धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है, परंतु औसत आगम सदैव धनात्मक होता है। बार बार ये लाइन हमारे सामने आ रही है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। औसत आगम केवल उसी दशा में शून्य हो सकता है जब सारी वस्तु बिल्कुल फ्री में हम है वो बांट दे, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अब एक बार जैसे मैंने अभी बोला था इस ग्राफ को मैं आपको, यहाँ मेरे पास काफी स्पेस है, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हम इस पेपर में इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, ये हम दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे। OX अक्ष पर हम दिखाते उत्पादन की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, यहाँ
एक्स अक्ष पर है उत्पादन यानी कि क्वांटिटी। ओ वाई अक्ष पर हम ऊपर वाले में दिखाएंगे टी आर यानी कि टोटल, नीचे वाले अक्ष पर दिखाएंगे हम एम आर और ए आर। तो इस ग्राफ को पेपर में हम कैसे बनाएंगे? इस ग्राफ को बनाने का आप बिल्कुल आसान तरीका है, आप यहीं कहीं से मिडल से एक डॉटेड लाइन है वो नीचे तक ले जाइए। उसके बाद हम एक डॉटेड लाइन और नीचे तक खींचेंगे। इस तरह से हमने दो डॉटेड लाइन है वो खींचनी है। तो अब चाहे आप टोटल रेवेन्यू को पहले बना लीजिए या ए आर को एम आर को पहले बना लीजिए। तो वहाँ उस उदाहरण में मैंने टी आर को पहले बताया था, तो यहाँ पर मैं ए आर के माध्यम से आपको पहले बताता। हम यहाँ से कोई बिंदु लेंगे, सबसे पहले ए आर को हमने बताया था ए आर वक्र ऊपर होता, तो ए आर को इस दूसरे बिंदु से हम एक सीधी मात्रा के रूप गुजार देंगे। इसका जो हमारा एम आर कर्व है उसको हम पहले बिंदु से एम आर, इसके बाद टी आर को बनाएंगे। ये जो हमने ऊपर अधिकतम बिंदु लिया है कहीं से भी हम इसको ऐसे मार, यहाँ से हम इसको ऐसे उठाएंगे, इसके बाद से इसको घटाना शुरू करेंगे और जहाँ ये दूसरी लाइन इसको टच करती है वहाँ पर हम इसको, ये हमारा हो जाता है कुल रेवेन्यू औसत आगम उपांत आगम के जो कर्व है वो। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल क्लास।